तब मैंने प्रण लिया था कि मैं इस क्षेत्र का जरूरत पूरा करूंगा, नेता बन के नहीं। एक समाज सेवा जो मेरे पिता किया करते थे, मेरे पिता के नजरों पे मैंने उनको देखा। और उससे पूर्व अगर और बातें हैं तो मैं अपने दादाजी पे जाता हूं। मेरे जो दादाजी श्री प्रफुल्ल कुमार आचार्य थे, वो इसी शहर के, इसी नगर पंचायत क्षेत्र के टाउन प्लानर भी थे। लोग उन्हें किरानी बाबू बोलते थे। जो मैं जानता हूं, जो मेरी प्रतिज्ञा है, जो पवित्र प्रतिज्ञा मेरी है, वो सबसे बड़ा एक बृहद समस्या है सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र में। वो ये जमीन से संबंधित है कि अगर आप सरायकेला के जमीन के नगर पंचायत क्षेत्र के जमीन में रहते हैं तो आपको अगर घर बनाना है तो सबसे पहले इतनी बड़ी प्रक्रिया से आपको गुजरनी होगी कि आप उसका परिकल्पना ही नहीं कर सकते। उसमें जो 1976 में जो सर्वे हुआ था रेंट फिक्सेशन के लिए, हमारा जो दस्तावेज था सरायकेला का, उसमें एक मोहर के चलते वो दस्तावेज अभी भी अपूर्ण पड़ा हुआ है। तो 10 लाख का काम में 1.5 से 2 लाख बचता है काम के लिए। तो वो काम कैसा होगा? आपको मैन पावर करना नहीं है, खाली धन शोधन करना है, तो 10 आदमी से काम कराइए और 20 आदमी का पैसा उठाइए। मेरा वार्ड में 4 ट्रांसफार्मर लगा है और चारों का सेक्शन अलग अलग है। जब हम उसमें लोड डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं कर सकते हैं, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं है, तो हमें लाइट मिलेगी कहां से? नमस्कार, नगर महासंग्राम 2026 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दशरथ प्रधान। लगातार हम प्रत्याशियों की इंटरव्यू कर रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं उनकी क्या कुछ है विकास की सोच और क्या कुछ है मैनिफेस्टो में। इस बीच आपको बता दें कि हमारे साथ आज पैनल में सनद आचार्य जी हैं, जिनको टुल्लू नोना से भी लोग जानते हैं, इस क्षेत्र के लोग प्यार से पुकारते हैं। और जब इन्होंने नाम की घोषणा की, चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा की, जिसके बाद सरगर्मी बहुत तेज हो गई और ये गर्मी चरम पर पहुंच गई जब उन्होंने नॉमिनेशन सभा भी की मौसीबाड़ी में। और उसके बाद उन्होंने खुले मंच में ये घोषणा की कि कमीशन खोरी पर वो सबसे पहले प्रहार करेंगे चुनाव जीतने के बाद ही। आज उनके साथ हम जुड़ेंगे, क्योंकि कल जो है सभी प्रत्याशी, सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह मिल गई और अब चुनाव चिन्ह के साथ सभी प्रत्याशी घर घर तक पहुंच रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ अपनी मैनिफेस्टो को भी साथ में लेकर चल रहे हैं। साथ ही साथ वे लोग हैं जो लोग नगर का सेवा करते रहे, वे सभी अपना लेखा जोखा भी जो है जनता को देने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में सदाचार्य जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और अब तो आपको चुनाव चिन्ह मिल गई है जी। और चुनाव चिन्ह आपकी बेंच है, कुर्सी बेंच है 5 नंबर सीरियल में, 5 नंबर सीरियल बेंच है। और इसी के साथ मैनिफेस्टो पर भी जो है लगातार जितने प्रत्याशी हैं, मैनिफेस्टो सब अपने अपने स्तर पर जो है मैनिफेस्टो लॉन्च कर रहे हैं, मैनिफेस्टो के साथ जो है जनता के बीच जा रहे हैं कि ये हम कुछ आपके लिए करने वाले हैं। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? और साथ ही साथ अब जो है पूरी तरह से चुनाव की संक्रांत हो चुकी है और शुरुआत हो चुकी है। अब जनता के बीच जाना है, जनता के बीच में क्या कुछ करना है नगर के लिए। और ऐसे तो कई सारे प्रत्याशी हैं, सब अपने अपने वादे कर रहे हैं, सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। और मजबूत दावेदार कहा जाए तो आपका नाम सामने है, राजा साहब हैं। राजा साहब के भी रानी साहब 2 बार रह चुकी हैं अध्यक्ष के रूप में, तो उनका भी एक कार्यकाल का लेखा जोखा भी वो अपने जनताओं के बीच में रख रहे हैं। साथ ही साथ और भी प्रत्याशी हैं जो जनता के बीच में अपने अपने एजेंडा को लेकर जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैनिफेस्टो तो सभी लोग बनाते हैं, वो एक हर तरह से चुनावी प्रक्रिया उसको माना जाता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मेरी तो एक पवित्र प्रतिज्ञा है। मेरी पवित्र प्रतिज्ञा ये है कि मैं पिछले 15 सालों से जनता की सेवा में सरायकेला में हूं। तो वो जो 15 साल का जो इतिहास आप खंगाल लीजिए, मैं उसके बीच में 15 साल का, चाहे आप नगर पंचायत में शासनकाल बोलिए उसको, या उस अवधि में क्या क्या गुजरा, क्या क्या मैंने अपनी आंखों से देखा है और क्या मुझे क्या अनुभव हुआ है। और उसके बाद मैंने जनता का सेवा शुरू किया, क्योंकि पहली बार मैं शिकार हुआ था नगर पंचायत 2018 में, जब अध्यक्ष के पद को नगर पंचायत का जो नियम है, नगर पंचायत का जो रूल्स है, वो है उसमें कि हर 10 साल के बाद अध्यक्ष पद का रोटेशन चेंज होता है। तो उसको दरकिनार कर मनमानी ढंग से अध्यक्ष पद को
पुनः महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया और वार्ड नंबर 10 को ऐसे लोगों के लिए आरक्षित कर दिया गया जिसकी जनबहुलता या जिसके 1% या एक भी आदमी बोलिए वहां नहीं रहता है। तो इसी विसंगति के खिलाफ मैंने बिगुल फूंका था और पूरे 3 दिन भूखे प्यासे मैं नगर पंचायत कार्यालय के सामने अनशन में बैठा था। तब मुझे समझ में आया कि नहीं, यहाँ के लोग, यहाँ के जो शासक हैं और उनके न्याय के प्रति उनका मानसिकता दूसरा है, वो दूसरी तरह से सोचते हैं। लोग मुझसे मिले, लोगों ने कहा कि नहीं, ये जो शासन है ये जबरन शासन किया जा रहा है, ऐसा शासन हमको नहीं चाहिए, हमें ऐसा भयमुक्त शासन से निजात दिलाने के लिए कोई नेता चाहिए। तब मैंने प्रण लिया था कि मैं इस क्षेत्र का जरूरत पूरा करूंगा, नेता बन के नहीं, एक समाज सेवा जो मेरे पिता किया करते थे, मेरे पिता के नजरों पे मैंने उनको देखा। मेरे पिता उस वक्त धन बल से सक्षम नहीं थे और सेवा करते थे, अनवरत उन्होंने लोगों को सेवा किया। उन्होंने अच्छे सजेशंस दिए, लोगों को अच्छा रास्ता दिखाया। और उससे पूर्व अगर और बातें हैं तो मैं अपने दादाजी पे जाता हूं। मेरे जो दादाजी श्री प्रफुल्ल कुमार आचार्य थे, वो इसी शहर के, इसी नगर पंचायत क्षेत्र के टाउन प्लानर भी थे। लोग उन्हें किरानी बाबू बोलते थे। और अंत में अपने सर्विस काल में जब रिटायर हुए, हीराकुद डैम से रिटायर हुए, तो हमारा घर का एक सम्मान अलग था, हमारे पिता और दादाजी का सम्मान अलग था इस सरायकेला में। तो अब बरसों बाद, या तो कहिए कि अरसों बाद ये समय आया है कि आज जो समय आया है मैं सरायकेला नगरवासी के लिए कुछ कर सकूं। तो ये इतिहास था। अब वास्तविकता पे आते हैं कि वास्तविकता ये है कि आप पूर्व के शासन काल को देख लीजिए और उनके शासकों को देख लीजिए, जो जो वहां पे रह चुके हैं, उनके नजर से जनता क्या सोचती है। तो उनके नजर से जनता क्या सोचती है, जब आप क्षेत्र में घूमिएगा, आप हर वार्ड में जाइएगा, तो आपको इस बात का पता चल जाएगा। लेकिन मेरी नजर में जो मैं जानता हूं, जो मेरी प्रतिज्ञा है, जो पवित्र प्रतिज्ञा मेरी है, वो सबसे बड़ा एक बृहद समस्या है सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र में। वो ये जमीन से संबंधित है कि अगर आप सरायकेला के जमीन के, नगर पंचायत क्षेत्र के जमीन में रहते हैं, तो आपको अगर घर बनाना है तो सबसे पहले इतनी बड़ी प्रक्रिया से आपको गुजरनी होगी कि आप उसका परिकल्पना ही नहीं कर सकते। और वो समस्या है रेंट फिक्सेशन का। आप अपने जमीन पे घर नहीं बना सकते हैं क्योंकि आज तक इस क्षेत्र में रेंट फिक्सेशन नहीं है। लेकिन इसको किसी ने आज तक मुद्दा बनाया ही नहीं है, क्योंकि इसकी जानकारी ही नहीं है इन लोगों को, किसी को। क्यों नहीं हुआ रेंट फिक्सेशन और उसके कागज कहां पड़े हुए हैं? मैंने खोज के निकाला। उसमें जो 1976 में जो सर्वे हुआ था रेंट फिक्सेशन के लिए, हमारा जो दस्तावेज था सरायकेला का, उसमें एक मोहर के चलते वो दस्तावेज अभी भी अपूर्ण पड़ा हुआ है। और किसके पास है इसकी जानकारी मुझे है। मैंने कागज देखे, उनको संभाल के रखने का मैंने उनसे कहा भी कि आप, एक समय आएगा कि एक समय जब बोर्ड बैठेगी सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र में और बोर्ड के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा कि ये जो बृहद समस्या है ये कई वर्षों पुराना है। यानी कि जब मान के चलिए कि इसका रेंट फिक्सेशन हुआ ही नहीं, तो मूल रूप से ये शुरुआत से ही है, जब से अलग हुआ, बिहार झारखंड से जब अलग हुआ और उड़ीसा से अलग हुआ, बंगाल से जब अलग हुआ, तब हमारा बिहार था। तो जब झारखंड बना तब से नहीं, जब बिहार बना तब से ये समस्या। तो ये पुरानी समस्या है, इस पे किसी की नजर आज तक गई नहीं। लेकिन मैंने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। आने वाले समय में सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र के लोगों को रेंट फिक्सेशन का मोहताज नहीं होना पड़ेगा और इसका जो पूरा प्रक्रिया है वो मैंने उसका तैयारी भी कर ली है और बोर्ड बैठते ही इस समस्या का समाधान निश्चित रूप से हो जाएगा।
तो ये पहली प्राथमिकता है मेरे लिए। ये मेरी मतलब गहन मतलब ये डे टू डे प्रॉब्लम्स आप देखे हैं, एड्रेस मैंने किए हैं, इसको झेले हैं। देखा है, मैं झेला हूं। मेरे पास आते हैं ऐसे लोग कि वो रो देते हैं कि एक रेंट फिक्सेशन का जो प्रक्रिया होता है वो बहुत कड़ा प्रक्रिया होता है और उसमें कई दिन लगते हैं, कई दिन ऑफिस के चक्कर काटने के बाद भी नहीं होता है और ढेर सारा रुपया भी उसके लिए चाहिए उसको करने के लिए। तो साधारण एक गरीब आदमी के लिए यह संभव नहीं है। एक तो घर दूसरी घर बनाने की बोझ और ऊपर से जो है रिश्वत बस। देना है घर बनाने के लिए, बनवाने के लिए जो स्वीकृति है उसके लिए। स्वीकृति है ये। फिर आते हैं नक्शा में। नक्शा तो अगर पास आपका करवाना। रेंट फिक्सेशन नहीं है तो नक्शा नहीं बनेगा। तो ऐसी प्रक्रिया से गुजरनी पड़ती है जो कि एक साधारण लोग, एक गरीब परिवार बोलिए या मध्यम वर्गीय परिवार बोलिए, इसके लिए काफी सारी परेशानियां झेलती है। तो उससे निजात में दिलाने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा और मैं असफल प्रयास नहीं करूंगा, सफल प्रयास करूंगा। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्षेत्र की जनता त्रस्त है। नगर पंचायत के होते हुए भी आज के डेट में भरा पूरा परिवार है नगर पंचायत क्षेत्र में। नगर पंचायत ऑफिस में हर वार्ड के लिए इंजीनियर तैनात है, फिर भी काम नहीं हो रहा है। लोगों को सुविधाएं नहीं पहुंच रही है, रुपये आ रहे हैं तो कहां जा रहे हैं किसी को पता नहीं। खर्च का कोई हिसाब नहीं है। खर्च का हिसाब कौन देगा, कौन मांगेगा खर्च का हिसाब। एक साधारण सा 10 लाख का टेंडर आप हिसाब कीजिए, मैं बताता हूं। 10 लाख का टेंडर होता है, उसमें इसी नगर पंचायत कार्यालय से 27% उसको बिलो डाला जाता है और 27% अगर आप माइनस करते हैं वहां से तो कितना पैसा बचता है। फिर उसमें जीएसटी 18%, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट है 10% और उसके बाद कार्यालय का जो धन शोधन का काम है वो 18 से 20% है। तो कुल मिला के आपके पास बचता क्या है काम के लिए? 20 से 25%। उस 20 से 25% में आपको रॉयल्टी भी देना है। तो 10 लाख का काम में 1.5 से 2 लाख बचता है काम के लिए। तो वो काम कैसा होगा? तो ये स्थिति है वर्तमान नगर पंचायत का। इसीलिए मैंने अपने प्रतिज्ञा में, पवित्र प्रतिज्ञा में स्पष्ट लिखा है उसमें कि भ्रष्टाचार मुक्त होगा। जो नगर पंचायत का कार्यालय है वो पूर्णतः भ्रष्टाचार मुक्त होगा। अब तीसरा, पेयजल स्वच्छता में आइए। किसी को पानी मिलती नहीं है, लाखों रुपए मिल जाते हैं पानी बहाने के नाम में। तो पानी पिलाने का जो टेंडर होता है कि आपको शहरी क्षेत्र में सबको पानी पिलाना है, जो वाटर स्कीम सप्लाई स्कीम है उस स्कीम के तहत लगभग 60 लाख रुपया का टेंडर होता है। तो महीना कितना खर्च होता है? 5 लाख रुपए। 5 लाख खर्च होता है। तो 5 लाख रुपया खर्च होने के बावजूद, स्कीम तो बन गई बड़ी, 5 लाख रुपए खर्च होने के बावजूद भी आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के लिए नहीं मिलता है। किसी के घर में 1 बाल्टी, किसी के घर में 2 बाल्टी, किसी के घर में 3 बाल्टी। तो यह स्थिति है यहां का। कोई चीज व्यवस्थित नहीं है। एक एक, अब आप कचरा देख लीजिए, डस्टबिन नहीं है। डस्टबिन नहीं है। नगर जो पंचायत की ऑफिस है, ऑफिस के सामने ही जो डस्टबिन पड़ी है वो टूटी हुई है, वहां कचरा जो है बिखरा पड़ा है। तो आपको सबसे पहले अपने मेन पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मेन पावर आएगी कहां से? यहां से। आपको मेन पावर करना नहीं है, खाली धन शोधन करना है, तो 10 आदमी से काम कराइए और 20 आदमी का पैसा उठाइए। और उन 20 आदमी को भी पैसा नहीं दिया जाता। अक्सर सफाई कर्मी धरने पर रहते हैं। अब जब जाइए 2 महीना का वेतन नहीं मिलता है किसी को। जब जाइए यही समस्या। ये तो बात छोड़ दीजिए, प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा नहीं होता है नगर पंचायत कार्यालय में। कौन सूद लेगा? बच्चों के लिए खेलने का कोई जगह नहीं है। एक ही स्टेडियम है, बिरसा स्टेडियम।
वो भी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा हुआ है, तब जाए कहां? तो आप, मेरा स्पष्ट है कि 11 वार्ड है, 11 वार्डों में बच्चों के लिए उनकी शारीरिक और मानसिक विकास के लिए संपूर्ण संसाधन का इंतजाम करना। बिजली आती है, कट जाती है, रहती नहीं है, व्यवस्थित नहीं है। मेरा वार्ड में 4 ट्रांसफार्मर लगा है और चारों का सेक्शन अलग अलग है। जब हम उसमें लोड डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं कर सकते हैं, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं है, तो हमें लाइट मिलेगी कहां से? एक ट्रांसफार्मर से तीन टोले लगे जुड़े हुए हैं, एक ट्रांसफार्मर फ्री है, एक ट्रांसफार्मर में आधे हैं। तो जब ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका सामने आया है, जब आपको डिस्ट्रीब्यूशन की जानकारी हो जाएगी कि कितने लोड है मेरे ट्रांसफार्मर में, तो उसकी समस्या दूर हो जाएगी। ना फ्यूज कटेगा, ना लाइन कटेगा, ना तार गिरेगा। हमारी ये छोटी सी पॉडकास्ट के बीच में 2 बार करंट चली गई। हाँ, ये नगर का हालत है, ये छाव नगरी का हालत है। छाव नगरी।